आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वजी को। तो प्लीज वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम ऑन द स्टेज सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, आपने मुझे मौका दिया आप सबसे बातचीत करने का, क्योंकि 1 PM जय RCM एक ऐसा बड़ा ब्रांड बन गया है। हर कोई इस ब्रांड पे आना चाहता है, अपने मतलब उसका एक ड्रीम बन गया है। तो मुझे भी हमेशा अच्छा लगता है और मैं कभी भी मना नहीं करता। कल्याणी जी का जैसे ही फ़ोन आया कि आपने आना है तो मैंने कहा यस, मैं तो तैयार बैठा हूँ उसके लिए। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। मैंने आज सुबह जब मैं घर से निकला ऑफिस के लिए तो मैंने सुदेश को बोला कि आज 1 PM जय RCM है तो पिंक वाली टाई आप निकाल के दो। तो मैंने स्पेशली पिंक कलर की टाई मैंने आज लगाई हुई है। सो बहुत बहुत आभार आप सबका, आपने अपनी ताकत को दिखाया है पूरे हिंदुस्तान में। और मेरी ज़िंदगी में 3 महिलाओं का विशेष योगदान रहा जिनको मैं याद करना चाहूँगा। सबसे पहला जो मेरा परिचय हुआ इस दुनिया में पहली बार किसी महिला से, तो वो मेरी माताजी थी। और लेकिन मैं थोड़ा सा सौभाग्यशाली तो इसलिए रहा कि मुझे सभी माएँ बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि माँ का मतलब ही अच्छा होना है। वो किसी भजन की या किसी आरती की लाइनें हैं कि पुत्र तो कुपुत्र आपने सुना होगा, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं सुनी होगी। तो माता कभी कुमाता नहीं होती, तो माताएं तो हमेशा ही अच्छी होती हैं। और उसका एक बड़ा उदाहरण हम सब लोगों को इस बार देखने को मिला ओलंपिक में जो हमारे देश को सिल्वर मेडल दिलाया नीरज चोपड़ा जी ने, उनको सिल्वर मिला। और पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं नदीम, उनको गोल्ड मेडल मिला। इसमें जो जिबलिंग थ्रो बोलते हैं शायद उसको, भाला जो फेंकते हैं उसमें। तो उनकी दोनों की माताओं की कुछ छोटी छोटी क्लिप वायरल हुई। जो नीरज चोपड़ा जी की माताजी हैं, उनसे किसी ने पूछा कि नीरज को गोल्ड नहीं मिला, सिल्वर मिला। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमें सिल्वर में भी संतोष है, और जिसको गोल्ड मिला वो भी हमारा ही बेटा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। और वैसे ही कुछ अच्छे भाव नदीम की माँ के थे। तो फिर किसी ने कहा कि माताएं तो सबकी होती हैं, माता मतलब किसी एक की नहीं होती हैं। तो वो भाव रहता है। और बीइंग ए वुमन, बीइंग ए महिला, परमात्मा ने आपको वो सारी की सारी अच्छी चीज़ें दी हैं। वो मातृत्व दिया है, वो केयरिंग एटीट्यूड दिया है, दूसरों का ख्याल रखना, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, जो कहीं ना कहीं RCM के उद्देश्य हैं, RCM के मूल्य हैं, वो बखूबी परमात्मा ने आप सबको दिए हैं। तो सौभाग्य तो ये रहा कि मुझे बहुत अच्छी माता मिली, बहुत प्यार मिला उनका। और थोड़ा सा दुर्भाग्य ये रहा कि बहुत कम उम्र में वो हमें छोड़ के चली गई। मेरी उम्र उस समय शायद 26-27 साल की रही होगी जब उनका देहांत हुआ। और हमारी नई नई शादी हुई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था शादी को, 2-3 साल हुए होंगे हार्डली। और उनको एक्चुअली किडनी में प्रॉब्लम आ गई थी, उनकी किडनी खराब हो गई थी। एक किडनी खराब हुई, फिर दोनों हुई, और बहुत दिनों तक हमने उनको डायलिसिस पे रखा और फाइनली हम उनको बचा नहीं पाए। लेकिन उनका मेरे ऊपर बहुत भरोसा था। हम 5 भाई बहन हैं, और जब हम गांव में रहते थे, पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, तो हमारे जितने भी परिवार के लोग थे, चाचा जी, ताया जी, उन सब ने शहरों में अपने मकान बना लिए थे। किसी ने अपना प्लॉट खरीद लिया था, लेकिन हमारे पास में कुछ भी नहीं था, न प्लॉट था न मकान था। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है परिवारों में कि भाई उनके पास में क्या है। तो जब कहीं ना कहीं ऐसा कंपैरिजन होता था, तो मुझे अच्छे से याद है मेरी माताजी हमेशा ये कहती थी कि मेरे बेटे को एक बार बड़ा होने दो, ये बहुत कुछ करेगा ज़िंदगी में, और जब ये बड़ा हो जाएगा तुम्हारे पास में सब कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैं भी सुनता था, और मेरी कहीं ना कहीं एक इच्छा थी अंदर में कि मैं कुछ बड़ा करूं अपनी ज़िंदगी में। और इसलिए बड़ा करूं क्योंकि मेरी माताजी का मेरे ऊपर में बड़ा विश्वास है। और मैंने पढ़ाई लिखाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर टीचर बना। 500 रुपये महीना की सैलरी थी, लगा कि नौकरी से कुछ बड़ा नहीं हो सकता। फिर केबल टीवी के बिजनेस में आया, केबल टीवी करने लग गया। और उसी दौरान मेरी माताजी का देहांत हुआ। और जब उनका देहांत हुआ तो एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है, अभी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके लिए मैं करना चाहता था कुछ बड़ा, अब वही नहीं रही जिसको मैं दिखाना चाहता था, तो अब किसके लिए करना है। तो इस प्रकार के भाव कुछ समय तक मन में रहे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, और समय के साथ साथ में ये एहसास हुआ कि नहीं, ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी, आगे बढ़ाना पड़ेगा। और परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा रही कि उनके देहांत के तुरंत बाद 1999 में उनका देहांत हुआ था, और लगभग 1.25 साल के बाद में मुझे RCM के बारे में जानकारी मिली और मैं RCM में जुड़ गया। तो RCM में जुड़ने के बाद में मैं एक मीटिंग में गया,
और उस मीटिंग में बैठने के बाद में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे आरसीएम करना चाहिए। और सबसे पहले जिस चीज़ ने मुझे आकर्षित किया था, जो मेरा पहला आकर्षण था आरसीएम के प्रति, वो पैसा था। मैं पैसा कमाना चाहता था और बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, क्योंकि माता जी की मृत्यु ने मेरे को एक सबक सिखाया था, वो ये कि ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे पास में बहुत सारा पैसा होता तो हम उनकी ज़िंदगी को और बचा सकते थे कुछ समय के लिए। हम उनकी किडनी को ट्रांसप्लांट करवा सकते थे, लेकिन पैसा नहीं था तो हम उनको बचा नहीं पाए। तो मुझे लगा कि आरसीएम में इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ में बहुत सारा पैसा आ सकता है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से ये मेरा एक इमोशनल कारण था आरसीएम को करने का, कि मैंने बहुत सारा पैसा कमाना है और आरसीएम से पैसा मिलता है, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। तो मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया और वो मेरी एक बड़ी प्रेरणा नहीं। आरसीएम में आज मेरे पास में जो कुछ भी है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं प्रेरणा मेरी माताजी थी। वो चाहती थी कि मैं कुछ बड़ा करूं, और मेरी ऐसी मान्यता है कि आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं उनके आशीर्वाद से हो रहा है। वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा होगा कि जैसा मैं सोचती थी मेरे बेटे ने वैसा ही किया। दूसरा, जो मेरी ज़िंदगी में एक नारी का बहुत नज़दीक से जिन्होंने मुझे स्पर्श किया, जिनके मैं संपर्क में आया, वो है मेरी बेटर हाफ, मेरी धर्मपत्नी सुदेश वत्स। और सुदेश के आने से जैसे ज़िंदगी में एकदम बदलाव आ गया। हम कहते हैं कि जब घर में लड़की पैदा होती है तो कहते हैं कि एक लक्ष्मी का रूप है, और जब शादी होती है तो ऐसा भी कहते हैं कि हम दो की किस्मत साथ में जुड़ जाती है। तो मैं अगर अपनी पुरानी ज़िंदगी को देखता हूँ, पीछे जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुदेश से जब से मेरा रिश्ता बना है तब से ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई। शादी के कुछ समय के बाद में आरसीएम मिला तो आरसीएम से सारी ज़िंदगी ही बदल गई। आरसीएम ने तो सब कुछ ही बदल दिया, 180 डिग्री से पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो सुदेश से मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में। सुदेश का जिस प्रकार का एक बड़ा दिल है, एक बिल्कुल मतलब कहीं 1% भी वो बातों को मैनिपुलेट नहीं करते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सबके सामने वही बात रखते हैं। और मेरी इच्छा है, मेरा ड्रीम है कि मेरा भी जो हृदय है, मेरा जो भी दिल है, वो इतना बड़ा हो जाए जितना सुदेश का है। उसमें उतनी कोमलता, उतनी निर्मलता आ जाए जितनी सुदेश के पास में है। तो वो मैंने सुदेश से सीखा है। और अभी सरोजनी मैम भी बता रही थे कि जब वो उनके साथ में रहे तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो हैं ही इतनी अच्छी, कोई भी उनके साथ में रहेगा तो वो उनको अच्छा ही लगेगा, वो उनकी नेचर उस प्रकार की है। तो सुदेश ने मेरी ज़िंदगी को बहुत कंप्लीट किया। और ये बड़ी अजीब सी शायद बात रहेगी ये कहना, मतलब जब से वो शादी होके आए हैं, कई बार मेरे ससुराल वालों को ये मेरे से शिकायत रहती है, और सुदेश से ज़्यादा रहती है, कि शादी के बाद में आप कभी भी मतलब तुमने तो अपने माता पिता को, गांव को, सबको भूल गए हो। तो शादी के बाद शायद ही वो 1-2 दिन अपने मायके रहे होंगे। तो मतलब वो हमेशा इस प्रकार से हमारा बॉन्डिंग है, ऊपर वाले की कृपा रही। और तीसरी मेरी ज़िंदगी में जो महिला का आगमन हुआ वो हुआ मेरी बेटी का, तन्वी का। और मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी से इमोशनल हूँ और सबसे ज़्यादा किसी से अगर मैं डरता हूँ तो मैं तन्वी से डरता हूँ। वो कुछ भी बोल देती है मेरे को कुछ भी बोल देती है, मतलब उसके लिए सब कुछ माफ़ है। और बहुत इमोशनल है। अभी एमबीए कर रही है, वो बहुत बिजी रहती है, सेकंड ईयर है तन्वी का। सो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसका केयरिंग नेचर, कहीं ना कहीं बहुत कुछ करना चाहती है देश के लिए, समाज के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। उसके अंदर में जो जज्बा है तन्वी में, वो अद्भुत है। और तन्वी के संपर्क में आके मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि वुमेन्स के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। तन्वी जब ग्रेजुएशन कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दीनदयाल उपाध्याय DDUC एक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो उससे तन्वी ने बीकॉम ऑनर्स किया था। तो जब वो बीकॉम ऑनर्स कर रही थी तो उसको शायद फाइनल ईयर में वो महिला विंग की प्रेसिडेंट बनी। वुमेन सेल है यूनिवर्सिटी में, तो वुमेन सेल की वो प्रेसिडेंट बनी। और बीइंग ए वुमेन सेल प्रेसिडेंट, तो वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करती थी जिसमें वुमेन्स को एम्पावर करने की बात रहती थी। विश्व में किन किन वुमेन्स ने एम्पावर किया है, तो वो सब उसका सब्जेक्ट था। तो मैंने देखा कि मिशेल ओबामा की बायोग्राफी तन्वी पढ़ रही थी, इंदिरा नूरी की बायोग्राफी तन्वी के पास में है, तो वो पढ़ती रहती थी। तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ती है, तो मुझे लगा कि वो रिलेट कर रही है कहीं ना कहीं उस चीज़ से। और वो बहुत बार
घर में भी ये बोलती है कि पुराने ज़माने में, आपके ज़माने में महिलाओं को बिल्कुल भी आपने मौका नहीं दिया और आप लोगों ने गलत किया। तो वो उसकी कहीं ना कहीं वो क्रांतिकारी वुमेन वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, तो वो फीलिंग तन्वी की रहती है कहीं ना कहीं। सो तीन ये जो मातृ शक्तियाँ कहूँ मैं या नारी शक्ति कहूँ, इनका मेरी ज़िंदगी में बड़ा रोल रहा है। और मैं बीसी सर को भी बहुत हृदय से आभार करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया वुमेन्स के लिए। एक लीडर का सबसे बड़ा काम यही रहता है कि वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, एक बड़ा विजन के साथ में चीज़ों को देखे। और बीसी सर ने ये देखा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म वुमेन्स के लिए होना चाहिए। और उसके बाद में कल्याणी हैं, सरोजनी हैं और जितनी भी अपराजिताएं हैं, सब ने इस पहल को, इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया। और ये बहुत अच्छा लगता है कि इतनी सारी वुमेन्स हैं। और ये देखने को मिला अभी 15-16 अगस्त को जो प्रोग्राम था भीलवाड़ा में। मैं तो उस प्रोग्राम में जा नहीं पाया, मेरा बिहार का टूर था, लेकिन मैंने उसके क्लिप्स देखे। सुदेश बहुत सारी वीडियो बना के लाई थी, वो सारी की सारी मैंने देखी। तो वो एक अद्भुत नज़ारा था, अद्भुत प्रोग्राम था अपने आप में। और वो एक विजन दिखाता है कि जब आज 5-6 हज़ार महिलाओं में उस प्रकार की शक्ति, उस प्रकार का जुनून, वो अपने कॉन्फिडेंस को ला पा रही हैं, तो ये 5,000 50,000 में परिवर्तित हो सकती हैं और 50 लाख में परिवर्तित हो सकती हैं और 15 करोड़ में परिवर्तित हो सकती हैं। तो हमने एक सही शुरुआत कर दी है और आप सबको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत आभार कि आप इसको लीड कर रही हैं। आपके पास में एक एग्जाम्पल है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मधु को मैं बहुत बार बोलता हूँ, मधु सुदी को, कि चूंकि ब्रांड एम्बेसडर्स, चैटविद सुरेंद्र वत्स की ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, मैं उसको बोलता हूँ कि मधु, हमारी जो कोर बॉडी है ना, कोर बॉडी में एक भी महिला नहीं है जो इंडिविजुअल अपने लेवल पे काम करके कोर बनी है। तो मैं चाहता हूँ कुछ महिलाएं बहुत जल्दी वहाँ पे आएँ जो इंडिपेंडेंट अपने लेवल पे काम करके कोर या राइजिंग कोर बनी है, और बहुत जल्दी मेरे को इंतजार रहेगा। और चैट विद सुरेंद्र वत्स में भी मैं चाहता हूं कि महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं आएँ, इंस्पायर करें, बाकी महिलाओं को इंस्पायर करें। तो मैं आप सभी मातृशक्ति से, नारी शक्ति से, अपरिजाताओं से और जितनी भी वुमेन्स बैठी हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ आप थोड़ी मेहनत कीजिए। चैट विद सुरेंद्र वत्स में बेसब्री से मैं आपका आने का इंतजार कर रहा हूँ कि आप आएँ, अपने थोड़ा सा लेवल को भी बढ़ाएं। साथ साथ में आपके अंदर योग्यताएं तो बहुत सारी हैं। मैं जब भी अक्सर सुनता हूं, क्योंकि सुदेश से जुड़ जाती है इस प्रोग्राम में, तो जो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आया है, आप लोगों का जो शब्दों का चुनाव है, जिस प्रकार से आप बातचीत रखती हैं, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। बस थोड़े थोड़े लेवल बढ़ाने हैं। बाकी जो वाक कला है, वाक पटुता है, वो तो महिलाओं में वैसे ही होती है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा उसको फाइन ट्यून कर दिया है 1PM जय RCM ने। तो आज मैं एक चीज़ के ऊपर मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे करना चाहता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने और मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ एक स्पेशल प्रोग्राम में। और चूंकि हमारे पास में भी लगभग 20 मिनट का समय है, तो उसी आधार पे मैं अपनी बातचीत रखता हूँ ताकि 20 मिनट में मैं कवर कर लूँ अपनी बातचीत को। एक सब्जेक्ट पे आजकल मैं बातचीत करता हूँ फिजिकल मीटिंग में भी, हाउ टू बिकम हेल्दी डायमंड। कि हम डायमंड तो बने, लेकिन हम हेल्दी डायमंड बने, मतलब बीमार डायमंड नहीं बने। ऐसा नहीं हो कि जब हम डायमंड बन जाएं, खूब सारा पैसा आ गया और उस समय डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई गुलाब जामुन नहीं खा सकते, तो फिर उस पैसे का भी क्या फायदा। गुलाब जामुन खाने का मन है और गुलाब जामुन नहीं खा सकते। मेरा ये मानना है कि आप गुलाब जामुन वैसे न खाएं। आप हेल्थ कॉन्शियस बने, आपको लगे कि यार गुलाब जामुन खाना अच्छा नहीं है, मैं खाऊंगा तो लिमिटेड खाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगा, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई आपको मना करे कि नहीं खाना नहीं, अगर खाए तो बस गए काम से, वो वाली कंडीशन बड़ी खतरनाक है। वो वाली कंडीशन हमारे साथ में नहीं होनी चाहिए। आप डायमंड बने और आपका मन है कि आप पहाड़ों पे जाएं, घूमें फिरें, और वैसा आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी हेल्थ अलाउ नहीं दे रही, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मैं अगले महीने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे जा रहा हूँ। पहाड़ की एक ट्रैक है, 9 दिन तक लगातार पहाड़ पे चढ़ाई करनी होती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप डायमंड बने ना, तो डायमंड के साथ साथ में आपकी हेल्थ आपके साथ में होनी चाहिए। तो वो मेरा एक विजन है और उसी चीज़ की मैं बातचीत करता हूँ। थोड़ी सी इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। RCM क्यों करना चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मकसद बहुत बड़ा है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का इतना बड़ा मकसद नहीं है कि वो नए भारत का निर्माण करना चाहती हो। इतने बड़े विजन के साथ में कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही है। हमारे 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, हम उन तीनों उद्देश्यों के ऊपर में आते हैं। और हमारा जो पहला उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य रक्षा। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मैं विशेष रूप से महिलाओं से यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, क्योंकि हमारे यहाँ पे घरों में आज भी ये कल्चर है कि महिलाएं अक्सर सबसे अंत में खाती हैं।
जो बचा है वही खाएंगी। सब्जी बिल्कुल थोड़ी सी बची हुई है, लेकिन बच्चा मांग ले या पतिदेव मांग लें कि थोड़ी और सब्जी है क्या, वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल मेरे लिए जितनी बची है, तो वो बिल्कुल छुपा के भी दे देंगे, नहीं अभी बची हुई है आप खाओ। तो वो भाव है कहीं ना कहीं, आज भी है वो, और उस वजह से कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ता है। WHO के आंकड़े ये बताते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि जो महिलाएं माँ बनने की स्थिति में पहुंचती हैं, उनमें से 50% महिलाओं के अंदर में रक्त की कमी रहती है। वो एनेमिक की कैटेगरी में आ जाती हैं क्योंकि उनके अंदर में 12 ग्राम से कम खून रहता है। सो वुमेन्स को स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है स्वास्थ्य के ऊपर में। आप हर रोज न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपके पास में होना ही होना चाहिए। आप फील्ड में रहते हैं तो आपके ट्रैवल बैग पे रहे, घर में है तो एक किचन में रख लीजिए, एक डाइनिंग टेबल पे रख लीजिए, हर जगह रखिए एक एक पैकेट, ताकि मिस नहीं हो किसी भी कीमत पे। और दूसरा, महिलाओं को प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें तो आप सबको मैंडेटरी हैं, इसमें कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन और एक प्रोटीन, और प्रोटीन भी हमारे पास में न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट है, तो वो स्ट्रॉबेरी है, उसका टेस्ट भी शायद आपको अच्छा लगेगा। और इस दिशा में हम बहुत काम कर रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज ने हमें बहुत अच्छे अच्छे टूल्स बना के दिए हैं जिनकी सहायता से हम और आगे बहुत हेल्प हमें मिल सकती हैं। पंपलेट्स हैं, एक हीमोग्लोबिन को चेक करने की एक बुक बनाई है जो बहुत एकदम साइंटिफिक बुक है, उसकी सहायता से आप बहुत सारी महिलाओं की सहायता कर सकती हैं। दूसरा उद्देश्य हमारा स्वावलंबन है, और बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ का उदाहरण है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं आरसीएम में आने के बाद में। वो परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी सहयोग कर रही हैं, तो इस दिशा में हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तीसरा हमारा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, और उसकी खुद आप उदाहरण हैं। सतीश पंडित जी ने अपनी एक ऑडियो में एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी डाउनलाइन की सहायता करना चाहते हैं, आप उनका भला करना चाहते हैं, आप उनका उपकार करना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, और वो काम ये है कि आप अपना लेवल बदल दीजिए। आप आज जिस लेवल पे हैं उस लेवल को चेंज करेंगे तो ये आपकी डाउनलाइन के द्वारा किया गया सबसे बड़ा उपकार होगा। क्योंकि आपका लेवल तभी बदलेगा जब आपकी टीम में वॉल्यूम क्रिएट होगा, तो इनडायरेक्टली आपका बदलेगा तो टीम का भी बदल जाएगा। और वो कहते थे कि आपकी टीम आपको देखती है, जब आपका लेवल बदलेगा, आपका लाइफस्टाइल बदलेगा, तो सबसे ज्यादा प्रेरणा उन्हें आपको देख के होती है। तो बीइंग ए वुमेन आप अपना लेवल बदलिए। आप इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं तो आपका जो भी लेवल है, आप आज वाइटल लेवल पे हो सकते हैं, तो आपका टारगेट रहे कि आप क्वालिटी पे आए। आप अगर अपने पति के साथ में काम कर रहे हैं मिलजुल के, तो दोनों मिलजुल के काम कीजिए और दोनों मिलके अपना लेवल बदलिए। दोनों अपना लेवल बदलने का मतलब ये कि एक ही आईडी है तो उसी आईडी पे लेवल बदलेगा, तो उसमें आपका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप साथ में सहयोग कर रही हैं। तो आप एग्जाम्पल बनिए, उदाहरण बनिए। हमारे यहाँ पे आरसीएम में अभी बहुत ज़्यादा महिलाएं नहीं हैं, बहुत गिने चुने नाम हैं जो इंडिविजुअल अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप खुद एग्जाम्पल बनिए, उदाहरण बनिए, और दूसरी महिलाओं को प्रेरित कीजिए। तो ये 3 हमारे उद्देश्य हैं, और इन तीनों उद्देश्यों के बारे में हर रोज आदरणीय टीसी सर हम सब लोगों को गाइड करते हैं सुबह 6:30 बजे। वो ये कहते हैं कि आरसीएम को आगे अगर हमें बढ़ाना है तो हमें पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी, अच्छे जीवन मूल्य अपनी ज़िंदगी में शामिल करने पड़ेंगे। हम अगर अट्रैक्टिव होंगे, हम अगर आकर्षक होंगे, हमारे अंदर वो चुंबकीय शक्ति अगर पैदा हो जाएगी, तो फिर लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहेंगे, हमारे साथ में काम करना चाहेंगे। तो आदरणीय टीसी सर को भी आप हर रोज जरूर सुनिएगा। और आरसीएम एक बहुत बड़ा अवसर तो हमारे पास में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बेस्ट टाइम टू वर्क इन आरसीएम इज राइट नाउ। आरसीएम में सबसे तेजी से काम करने के लिए सबसे उपयुक्त समय अभी है, क्योंकि अभी हमारे पास में गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स आ गए हैं। अगर हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर हम बातचीत करते हैं, आरसीएम में हमारे पास में बहुत शानदार प्रोडक्ट आ गए हैं, सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं। तो पूरी एनर्जी आप लगाइए। आंकड़े ये बता रहे हैं, अंतर्देशीय आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि आप आप अगर अभी काम करेंगे तो बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। ये एक शब्द है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये मतलब एक टॉपिक है अपने आप में, लेकिन मैं उस बहुत बड़े टॉपिक पे नहीं जा रहा। इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है फ्रॉम पैशन टू प्रोफेशन। पैशन होता है किसी भी काम को जुनून के साथ में करना, पागलपन के साथ में करना, दिल से करना, और उस काम को करते हुए डूब जाना, उसको पैशनेट कहते हैं, कि वो उस काम के लिए पैशनेट है।
पागल है, वो खो जाता है जब वो काम करता है। तो हम सारे के सारे लोग पैशनेट तो हैं आरसीएम को लेके, आरसीएम हमें अच्छा भी लग रहा है, हम काम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ज़रूरत है पैशन से हमें प्रोफेशन की तरफ आगे बढ़ना है। पैशनेट के होने के साथ में प्रोफेशनल्स की तरह हमें काम करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको मान सम्मान भी मिलता है, उनको सारी चीज़ें मिलती हैं, पैसा भी मिलता है। जैसे हम कुछ प्रोफेशंस की बात करें तो जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, तो अगर आपने डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने डिग्री लेनी पड़ेगी, एमबीबीएस करना पड़ेगा। अच्छे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो कितने साल लगेंगे? 5 साल तक आपने पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाएंगे। और कुछ डॉक्टर आपको ऐसे भी रहेंगे जिनके पास में डिग्री वगैरह कुछ नहीं है, जिनको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। तो अगर आप झोला छाप डॉक्टर बनेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी नहीं मिलेगा, और किसी को कोई गलत दवाई टैबलेट दे दी तो सामने वाले की ज़िंदगी से खतरा भी हो सकता है, और सरकार भी समय समय पर इस प्रकार के डॉक्टर्स के पीछे लगती है, उनको बंद करवाती है उनकी दुकानों को। तो प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स को बढ़ावा मिलता है, उनको मान सम्मान मिलता है, सरकार उनको पुरस्कारित करती है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप दूसरे और प्रोफेशन की बात करें, स्पोर्ट्स प्रोफेशन की बात करें, स्पोर्ट्स भी अपने आप में एक प्रोफेशन है। तो दो तरह से लोग क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो एक तो हो गया गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलना, और दूसरा होता है प्रोफेशनल क्रिकेट। प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए आप कोचिंग लेते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, फोकस रहते हैं अपने काम के ऊपर में, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट का ध्यान देते हैं, तो फिर प्रोफेशनल क्रिकेटर या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन आप बन जाते हैं। जैसे अभी इस साल में हमारी क्रिकेट की टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, और जब उनको वर्ल्ड कप जीता तो उनको बहुत इनाम मिला, खिलाड़ियों को करोड़ों रुपया मिला। तो अगर आप प्रोफेशनल वे में क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो वैसे ही अगर आप बाथरूम सिंगर हैं, बाथरूम में जाते हैं, गाना गुनगुनाते हैं, तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आप प्रोफेशनल सिंगर बनेंगे तो फिर बहुत कुछ, नाम सम्मान पैसा सब कुछ मिल जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमें भी आरसीएम में टाइम पास नहीं करना है, हमें प्रोफेशनल्स की तरह आरसीएम को करना है। और जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं तो प्रोफेशनल्स के पास में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, मैंने इसको शॉर्ट में दो चीज़ें माना है। पहली चीज़, उनके पास में स्किल्स होती है, यानी वो जो भी काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल कुशलता के साथ में करते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं उस काम में। और सिंगिंग वाले अपनी स्किल में कामयाब हो जाते हैं, रियाज करते हैं, सारे गामा पाधा निसा का सालों सालों तक रियाज करते रहते हैं। एक लेवल पे पहुंचने के बाद फिर भी रियाज करते हैं, क्योंकि अगर वो छोड़ देंगे, वो प्रैक्टिस छोड़ देंगे, तो वो परफॉर्मेंस पे उन पे असर पड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से हमें भी कुछ स्किल्स के ऊपर में काम करना चाहिए। और जो हमारी बेसिक स्किल्स हैं, बेसिक स्किल जैसे सिंगर के लिए ना सारे गामा पाधा निसा, ये बेसिक स्किल्स हैं। तो ये बेस अगर उसका कमजोर रह गया तो वो अच्छा गायक नहीं बन सकता। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमने डायमंड जाना है, 50 करोड़ का धंधा करना है, तो हमें भी बेसिक स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। बेसिक स्किल्स एसेंशियल टू बिल्ड ए सॉलिड फाउंडेशन। अगर हमने एक मजबूत नींव रखनी है तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम बेसिक्स के ऊपर में काम करें। और हमारे जो बेसिक्स हैं आरसीएम में, ये हमारे वैसे तो 6 बेसिक्स हैं, लेकिन 6 बेसिक में ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग हो गया नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना और उनको अपनी लिस्ट में शामिल करना। इसके ऊपर में हमें थोड़ी और कुशलता लेके आनी है, ताकि जो भी हमारे आजू बाजू से गुजरे निकले उससे हम बातचीत करें और उसका नंबर हमारे पास में आ जाए। दूसरा है अपॉइंटमेंट। जो ऑलरेडी हमारे पास में लिस्ट में लोग हैं जिनके हमने नाम लिखे हुए हैं, उनको तरीके से बात करना, इस तरीके से बातचीत करना कि वो हमें समय दे दें कि हाँ ठीक है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अपॉइंटमेंट मिले तो वो तभी होगा जब कुशलता होगी इस काम में हमारी। तीसरा है प्रेजेंटेशन, जिसको हम कहते हैं आरसीएम प्रचार अभियान का तरीका। तो इसमें हमारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि अगर हमने किसी को आरसीएम के बारे में बताया तो वो हमारे साथ में जुड़ जाए। वो डायलॉग कब कब बोलने हैं जो टीसी सर हमें बताते हैं। फिर चौथी जो चीज है वो है फॉलो अप। हमने किसी को प्रेजेंटेशन तो दे दिया, अभियान के बारे में बता तो दिया, अब उसको फॉलो अप करके उसको अभियान में जोड़ना, अपनी टीम का हिस्सा बनाना। और उसके बाद में 5वां जो स्किल है वो है स्टार्टअप। जब कोई व्यक्ति जुड़ गया तो उसको सक्रिय बना के रखना, उसका प्रॉपर स्टार्टअप करवाना ताकि वो बीच में छोड़ के नहीं जाए। तो इन 5 स्किल्स के ऊपर में विशेष रूप से काम करने की जरूरत है।
और ये पांचों चीज़ें आपको डिटेल में मिलें, विस्तार से मिलें, इसके लिए सरोजनी यादव जी ने आपको एक बुक के बारे में बताया था, जो बुक बहुत आपकी हेल्प कर सकती है इस मामले में, क्योंकि उस बुक में इन्हीं चीज़ों को डिटेल में बताया गया है कि प्रोफेशनल्स कैसे करते हैं, प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टिंग कैसे करता है, प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट कैसे लेता है। तो वो प्रोफेशनल तरीका आपने सीखना है। तो ये जो बुक है ये आपकी सहायता कर सकती है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, क्योंकि इसमें यही सारा का सारा कंटेंट है। और अच्छी बात ये है कि ये बुक अभी अंग्रेजी में भी आ गई है, ये अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, हाउ टू बिकम विनर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो अमेजोन पे जाके आप इसको अंग्रेजी में भी ले सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल से, साउथ से बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी उतने अच्छे से समझ में नहीं आती है, और भी 4-5 भाषाओं में बहुत जल्दी ये उपलब्ध हो जाएगी आपको। तो ये हो गई पहली बात। स्किल्स रिक्वायर्ड है हर प्रोफेशन में, तो आरसी में भी हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं, जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। हर प्रोफेशनल बहुत डिसिप्लिन रहता है। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो प्रोफेशनल सिंगर हैं, लेकिन वो कभी अचार नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें खटाई होती है और खट्टापन गले के लिए अच्छा नहीं होता है। वो खट्टी दही नहीं खाएंगे, बहुत डिसिप्लिन रहते हैं वो। अभ्यास के लिए वो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। विराट कोहली जी जो हमारे क्रिकेटर हैं, सबसे फिटेस्ट व्यक्ति में उनका नाम आता है। उनको डाइट की जो गाइडेंस देते हैं वो हैं रियान फर्नांडो। रियान फर्नांडो सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो उनका चैट विद सुरेंद्र वत्स पे पिछले महीने हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, तो बहुत सारी बातें हमने पूछी उनसे कि सेलिब्रिटीज़ के अंदर में क्या खास बात रहती है। तो स्पेशली उन्होंने विराट कोहली को लेकर ये बताया कि विराट कोहली इतने डिसिप्लिन हैं खाने के मामले में। उनको अगर ये बोला है कि आपने 200 ग्राम खाना है, तो वो 201 पे नहीं जाएंगे, वो 200 ग्राम ही खाएंगे, चाहे कितनी टेस्टी चीज़ उनको दे दीजिए आप। तो डिसिप्लिन बहुत रिक्वायर्ड है किसी भी काम में, अगर आपने पीक पे पहुंचना है। तो हमारे यहाँ भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आरसी में आगे जाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई अपना कोई बॉस तो है नहीं। कहीं पे ऑफिस में जाके आपको अंगूठा तो लगाना नहीं है मशीन पे। आप जी करे तो आप काम करते हैं, जी करे तो नहीं काम करते हैं। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स आपके होने चाहिए। और डिसिप्लिन इट इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर सक्सेस। ये नॉन नेगोशिएबल है, इससे आप समझौता नहीं कर सकते। इसको तो अपनी ज़िंदगी में अपनाना ही पड़ेगा, इसके बिना गति नहीं है। और एक ये हैबिट ट्रैकर है जो डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने अपनी पीएचडी की रिसर्च से निकाला था। ये वैसे तो बहुत विस्तृत है, लेकिन इसमें 3 काम हमें हर रोज़ करने चाहिए डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ में। पहला काम है, इसमें अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है एक्टिविटी में, न्यू नेम्स एडिड टू लिस्ट। आपने हर रोज अपनी लिस्ट में कुछ नाम ऐड करने हैं, कम से कम 2 नाम ऐड करने हैं, और वो 2 नाम हर रोज डेट पे लिखने हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स हैं ये डेट हैं। ऊपर आपने मंथ लिखा, मंथ लिख दिया, मान लेते हैं आपने लिखा अगस्त, और अगस्त में आज हम बातचीत कर रहे हैं 29 अगस्त को, तो आप 29 की नीचे आएंगे और नेम एडिड टू द लिस्ट में आप लिखेंगे कि आज आपने कितने नए लोगों के नाम लिखे हैं। अगर आपने 2 लिखे हैं तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, आपने 5 लिखे हैं तो 5 लिखेंगे, आपने आज 1 भी नहीं लिखा तो 0 लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, इसको भरेंगे जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक्टिविटी में लिखा हुआ है प्रोस्पेक्ट्स कोल्ड ओब्लिक अपॉइंटमेंट्स। आपने कितने लोगों को आपने प्रोस्पेक्ट्स को आपने कॉल करके अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास किया। कम से कम 5 लोगों को प्रतिदिन कॉल करना है और प्रयास करना है कि 5 में से 2 लोग आपको अपॉइंटमेंट दे दें। 5 को प्रयास करना है बात करने का, 2 से अपॉइंटमेंट लेनी है। तो आपने यहाँ पे वही लिखना है कि आपने कितने लोगों से बातचीत की और कितने लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया। आज 29 तारीख है, आपने माना 5 लोगों से बातचीत की और 2 ने अपॉइंटमेंट दिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5/2। आपने 4 से बात की और 1 ने अपॉइंटमेंट दिया, तो आप लिखेंगे 4/1। तो ये आप हर रोज लिखेंगे अपने कैलेंडर में। और तीसरी जो एक्टिविटी है वो है प्लान ओब्लिक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। आपने कितने लोगों को आज प्लान दिखाया, कितने लोगों को दिखाना है, कम से कम 2 को दिखाना है मिनिमम, हर रोज प्रतिदिन। ज्यादा आप दिखाएं बहुत अच्छी बात है। तो आज 29 तारीख को आपने कितने लोगों को दिखाया, 2 को दिखाया 2 लिखिए, 1 को दिखाया 1 लिखिए। आज आप दिखा नहीं पाए, बारिश हो गई, जाना था, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, 0 लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, इसको भरना जरूरी है। आपकी जो अलार्म डायरी है उसमें इसको शामिल कर लीजिए। तो ये 3 काम आपने हर रोज करने हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो लिखने जरूर हैं।
क्योंकि लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा, और महीना खत्म होने के बाद में फिर टोटल करना है कि एक महीने में कितने नाम आपने ऐड किए हैं, कितने लोगों को आपने कॉल किया है एक महीने में, और कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया है। ये हैबिट ट्रैकर आपके लिए एक आईने का काम करेगा, जो आपको बताएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। बहुत बार हम अपनी गलती नहीं मानते हैं, हमें लगता है कि हमें कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमारी अपलाइन अच्छी नहीं है, वो हमें समय नहीं देते हैं, वो हमारी टीम में लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। तो जब आप इसको हैबिट ट्रैकर को करेंगे ना, तो ये आपको आईना दिखाएगा और आपको बताएगा कि कमी कहीं ना कहीं आपके काम करने के तरीके में भी है, और उस वजह से शायद कामयाबी नहीं मिल रही है। तो ये हैबिट ट्रैकर बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत साइंटिफिक है ये। और डायरेक्ट सेलिंग इज़ नॉट अबाउट इनोवेशन। डायरेक्ट सेलिंग जो है ये नई नई खोज करने का सब्जेक्ट नहीं है, बट अबाउट रिपीटेशन एंड डुप्लीकेशन। ये चीज़ों को रिपीट करने का है, उन्हीं कामों को बार बार करने का है। तो आप उन्हीं कामों को बार बार करते जाइए, जो काम मैंने अभी बताए। और 24वीं यूनिवर्सिटी के बारे में ऑलरेडी बात यहाँ पे हुई है। आप मेहनत कीजिए, अगस्त अभी ख़त्म होने वाला है, सितंबर एक महीना आपके पास में और है, उसमें कुछ बड़ी कामयाबी के साथ में, टीम के साथ में आप दिल्ली पहुँचिए, आपका स्वागत रहेगा। बहुत अच्छी तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अच्छे से गोल सेट करके आप काम करेंगे तो अगस्त में और स्पेशली सितंबर में आपको बड़े परिणाम मिल जाएंगे। और आपका काम करने का जो तरीका रहे वो इस प्रकार का रहे कि फर्स्ट अचीव योर गोल ऑन पेपर। सबसे पहले आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसको पेपर पे अचीव कीजिए। पेपर पे कैसे अचीव करेंगे? अपना लैग स्ट्रक्चर बनाइए, आप अपना ग्रुप बनाइए, और ग्रुप में आपकी जो डेप्थ है वो कहाँ पे है, कौन व्यक्ति है, उसको आप पहचानिए, डेप्थ को पहचानिए, और फिर डेप्थ पे फोकस कीजिए। डेप्थ से वॉल्यूम निकालिए। डेप्थ से अगर वॉल्यूम निकलेगा तो उस डेप्थ के वॉल्यूम की वजह से ऊपर में ऑटोमेटिकली वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। तो पहले कोई भी टारगेट आप पेपर पे अचीव कीजिए ताकि आप उसको फिर हकीकत में अचीव कर पाएं। तो इस तरीके से आपको पेपर पे काम करना चाहिए। मेक ए प्रॉपर प्लानिंग। बिजनेस कहाँ कहाँ से आएगा, उसके लिए कंसिस्टेंसी पे किस प्रकार से आप काम करेंगे, वाइटल लेवल्स पे किस प्रकार से काम कर सकते हैं, और न्यूट्री चार्ज पे कितना काम किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब प्लानिंग में दो पार्ट हो गए। तो वॉल्यूम कहाँ कहाँ से आएगा, और उस वॉल्यूम को आने के लिए आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, आप फील्ड में कितने दिन रहेंगे, फील्ड में रहेंगे तो उस पूरा दिन आप क्या करने वाले हैं, कितनी होम मीटिंग करेंगे, कितने बॉडी स्कैनिंग के कैंप आप लगा सकते हैं, कितनी फिजिकल मीटिंग अटेंड करेंगे। तो वो प्रॉपर प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए। एक 5P प्रिंसिपल है, वो कहता है प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो पुअर परफॉर्मेंस से आप बच जाएंगे, उसको रोक पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे। तो प्रॉपर प्लानिंग आप कर लीजिए।